हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थ्योरी ऑफ बिग पुश। थ्योरी ऑफ बिग पुश बड़े धक्के का सिद्धांत के अनुसार कि अल्पविकसित देश जो है उनके निर्धन होने का कारण क्या है कि अल्पविकसित देशों में निवेश, इन्वेस्टमेंट तथा कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की कमी पाई जाती है। तो इस कमी को दूर करने के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। उनमें से हम दो सिद्धांत स्टडी करेंगे। पहला है हमारा बिग पुश थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो आज हम थ्योरी ऑफ बिग पुश थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोजस्टीन रोडान ने अपने एक लेख नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश में अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण के लिए बिग पुश सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रबल प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पर जो लेबर होती है उनको ट्रेनिंग देने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जो हमारे कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कमी पाई जाती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जैसे रोडवेज़ हैं, सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, वाटर फैसिलिटीज़ हैं, पावर है, रेलवेज़ हैं, हमारी बैंक फैसिलिटीज़ है, इनकी भी कमी पाई जाती है। तो इन सभी में निवेश करने के लिए जो पर्सनली एंटरप्रेन्योर होता है वो पर्सनली कभी भी इन सभी में एक साथ निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि इन सभी तत्वों में जो हमारे आवश्यक तत्व हैं इनमें धीरे धीरे निवेश करने से कोई लाभ नहीं होगा। इनमें कम से कम न्यूनतम मात्रा में निवेश करना आवश्यक होता है और वो भी लार्ज स्केल पे निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पर्सनली एंटरप्रेन्योर जो है वो निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा, क्योंकि निवेश करने से धीरे धीरे निवेश करने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अल्पविकसित देशों में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए सरकार को ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि सरकार एक साथ श्रमिकों को शिक्षा की सुविधाएं दे सकती है, पूरक जो उद्योग है, कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्थापना कर सकती है, सोशल ओवरहेड फैसिलिटीज़ में निवेश कर सकती है। तो ऐसा करने से जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों को बाहरी बचतें प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करने के सिद्धांत को बड़े धक्के या बिग पुश का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नीड ऑफ बिग पुश। बिग पुश का यहाँ जो मीनिंग है वो ये ध्यान रखना है कि इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोफेसर रोडान के अनुसार जो निवेश है वो क्यों आवश्यक है अल्पविकसित देशों में? औद्योगिकरण के लिए, बाहरी बचतों के लिए आवश्यक है। बाहरी बचतें क्या होती हैं? बाहरी बचतें वे बचतें हैं जो अविभाज्यता के कारण उद्योगों का विकास होने के फलस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होती हैं। बाहरी बचतों के फलस्वरूप जो हमारे निजी उद्यम होते हैं वो भी प्रोत्साहित होती है निवेश करने के लिए, और जैसे जैसे निवेश बढ़ता है अर्थव्यवस्था में तो देश का आर्थिक विकास की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो प्रोफेसर रोडान ने 3 प्रकार की अविभाज्यताओं की बात की है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पहली है हमारी इनडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अब देखो अल्पविकसित देशों में कंज्यूमर गुड्स और या कैपिटल गुड्स के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्थापित करने से पहले हमें सोशल ओवरहेड फैसिलिटीज, सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश करना चाहिए, जैसे यातायात की सुविधाएं हैं, शक्ति के साधन है, संचार है, टेलीकॉम है हमारा, इनके निर्माण में हमें सबसे पहले निवेश करना चाहिए। अब देखो जैसे इसे एग्जाम्पल से देखिए कि अगर मान लो कि यदि हम एक देश में किसी एक शहर में ही रेलवे की स्थापना कर दें तो इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें पूरे देश में ही रेलवे लाइन को बिछाना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि ये जो हमारी सोशल ओवरहेड कैपिटल होती है इसमें कई कारणों से ये अविभाज्य होते हैं। जैसे कि समय के रूप में अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक निवेश करने से पहले इसमें हमें काफ़ी मात्रा में निवेश करना आवश्यक होता है। इसमें जो मशीन्स या टेक्निक होती है वो यूज़ करते हैं जो उसकी आयु ज़्यादा होती है, गैस्टेशन पीरियड भी इसका ज़्यादा होता है। इसीलिए
जो हमारी सामाजिक ऊपरी पूंजी है, सोशल ओवरहेड कैपिटल में अल्पविकसित देशों में जो निवेश का प्रतिशत है वो 30 से 40% है। मीन्स इतना निवेश जो है वो हमें करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप बाकी उद्योगों को भी बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं और देश का जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा तो इनका उपयोग, जो सोशल ओवरहेड फैसिलिटीज़ है हमारी, इनका भी जो यूज़ है, उपयोग है, वो बढ़ता चला जाता है और देश में जो लागत है वो कम होती चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, अल्पविकसित देशों में मांग की अविभाज्यता भी पाई जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि विभिन्न उद्योगों में निवेश के जो निर्णय हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जो अनिश्चित भी होते हैं, क्योंकि हमेशा ही पूर्ति का मांग से अधिक होने का जो डर है वो बना रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अल्पविकसित देशों में एक साथ कई उद्योगों की स्थापना करें। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो कि एक क्लोज्ड इकॉनमी में छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में हमें 100 लोगों को काम देना है, 100 लोगों को या श्रमिकों को हमें रोज़गार पर लगाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक जूता फैक्ट्री को खोल दिया। जूता फैक्ट्री खोलने से उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, उनकी आय भी बढ़ेगी। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो सारी की सारी आय को जूता खरीदने पर खर्च नहीं करेंगे, उन्हें बाकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दूसरी गुड्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक साथ ही हमारे जो आवश्यक उद्योग हैं उनकी स्थापना करने के लिए एक साथ निवेश करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक उद्योग में काम करने वाली की जो आय है वो किसी दूसरे उद्योग की वस्तुओं की मांग कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक है, जब उनकी आय बढ़ेगी तो किसी अन्य उद्योग की वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि मांग और पूर्ति में जो संतुलन है वो बना रहेगा और कभी भी पूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की कोई जो डर है वो उद्यमियों में नहीं होगा। तो इसलिए हमें उद्योगों की स्थापना अलग अलग करने की अपेक्षा एक साथ करना चाहिए। इसके बाद थर्ड आती है हमारी इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। अब देखो, अल्पविकसित देशों में न्यूनतम मात्रा में निवेश करने के लिए हमें ऊंची मात्रा में बचत की भी आवश्यकता होती है और हम जानते हैं कि बचत किस पे निर्भर करती है, आय पर। और अल्पविकसित देशों में आय का जो स्तर होता है वो कम होता है। तब आय को स्तर को बढ़ाने के लिए भी हमें अधिक मात्रा में निवेश करना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके कारण जो आय बढ़ेगी वो दूसरी अवस्था में बचत की सीमांत दर को बढ़ाने में सहायक होगी। तो सिंपली अगर हम लोग देखें, अगर हम एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को विकास की गति देना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो हमें न्यूनतम मात्रा में अधिक निवेश करना चाहिए, जिसके लिए 3 इंडिविजिबिलिटीज़ की हमने बात की जो प्रोफेसर रोडान ने दी हैं। इसके बाद हमारी फीचर्स आती हैं बिग पुश थ्योरी की। हमारी पहली फीचर है मैसिव इन्वेस्टमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में निवेश किया जाए। इसी के आधार पर एक अर्थव्यवस्था जो है अपनी आर्थिक प्रगति कर सकती है। इसके बाद सेकेंड फीचर आती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। मीन्स अगर अल्पविकसित देश अपना आर्थिक विकास चाहते हैं तो उन्हें जो निवेश है वो विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ किया जाना चाहिए या करना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी पीछे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया, अगर सिर्फ अल्पविकसित देशों में एक ही उद्योग, जैसे हमने जूता उद्योग का उदाहरण लिया कि एक जूता उद्योग स्थापित कर दिया जाए, तो इससे वो अपनी सारी आय को सिर्फ जूता खरीदने पे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो उनकी जो अदर डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो डिफरेंट जो हमारे उद्योग हैं उनको स्थापित करने के लिए निवेश करना चाहिए। इससे मांग और पूर्ति बराबर भी रहेंगे और साथ में एक उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक है, जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो दूसरे उद्योगों की मांग को बढ़ाएंगे।
और ऐसा करने से जो हमारा उत्पादन है उत्पादन करना भी लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद थर्ड आती है हमारी प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास के लिए निर्धन पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं की कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता है उसको कम करना चाहिए, और वो तभी कम किया जा सकता है जब हम कई उद्योगों में एक साथ निवेश करें। और निवेश करने के लिए हमें जो है न्यूनतम मात्रा में बड़ी मात्रा में निवेश करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र से निकालकर उद्योगों की ओर ले जाया जा सके। इसके बाद हमारी आती है क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म आलोचनाएं भी हैं। जैसे पहली है हमारी इम्प्रैक्टिकल है। ये देखो, जो बिग पुश थ्योरी का जो सिद्धांत है उसका मुख्य आधार यह है कि इसके फलस्वरूप बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं, परंतु बाहरी बचतें तो विदेशी व्यापार के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसके लिए अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो बाहरी बचतें हैं तो वो विदेशी व्यापार के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें अधिक मात्रा निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आती है लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार जो बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं वे लागत को अधिक घटाती हैं, परंतु उसके अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ पाता। इसलिए यह नीति जो है वो अल्पविकसित देशों में अधिक उपयोगी नहीं होती। इसका कारण क्या है कि अल्पविकसित देशों में जो प्राथमिक वस्तुएं, जो प्राइमरी गुड्स है के उत्पादन ज़्यादा होता है, और इसलिए बाहरी बचतें बढ़ने से इन वस्तुओं के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाता। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है हमारी नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र की भी इसमें उपेक्षा की गई है। इस सिद्धांत की इस धारणा पर आधारित है कि आर्थिक विकास औद्योगिक उन्नति के द्वारा ही संभव हो सकता है, परंतु यदि हम अल्पविकसित देशों की बात करें तो अल्पविकसित देशों में लगभग 50% जो नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होती है, तो इसलिए कृषि के विकास का भी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आती है मोर प्रोडक्शन फ्रॉम लेस इन्वेस्टमेंट। प्रोफेसर एडलर के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करना एक साथ काफ़ी मात्रा में निवेश करने की अपेक्षा आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ये एडलर का विचार था कि हमें अधिक मात्रा में निवेश करने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करना चाहिए। इस बात के कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उन्होंने आगे इसे एक्सप्लेन किया कि इस बात का कोई निश्चित जो प्रमाण नहीं है कि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए निवेश के एक बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हमें लार्ज अमाउंट में निवेश जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट। प्रोफेसर एलिस का यह मत है कि यदि हम विकसित देशों के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनका विकास किसी बड़े धक्के के कारण नहीं हुआ। ये बड़ा धक्का जो बिग पुश है वो ध्यान रखोगे, इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोफेसर एलिस ने क्या कहा कि अगर हम विकसित देशों को देखें तो वहाँ पर उनका जो विकास हुआ है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की बड़ी मात्रा के कारण नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया कि हमें एक साथ जो है वो निवेश नहीं करना चाहिए बड़ी मात्रा में। इसके बाद आता है इन्फ्लेशनरी। अल्पविकसित देशों में हम जानते हैं कि बचत और पूंजी निर्माण की कमी होती है, और इस सिद्धांत में ये भी माना गया है कि जो निवेश का जो फलन अवधि होती है निवेश की, वो गेस्टेशन पीरियड होता है, वो भी अधिक होता है, परंतु इससे कई बार क्या है इन्फ्लेशन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ये हमारी थ्योरी है बिग पुश। तो ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस्ड ग्रोथ करेंगे। थैंक यू एवरीवन।